ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया है? अमीन साहब उसकी बेतुकी बात पर आपे से बाहर हो रहे थे। क्यों, क्या हुआ? लगी ना दिल को ठा करके। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह आज से ठीक 2 साल पहले मुझे भी ऐसे ही लगी थी। वो तमस्कराना अंदाज में हंसते हुए बोला। सबने बेयकीनी से उसे देखा, जैसे ये जानने की कोशिश कर रहे हों आया इसका दिमागी तवाज़ुन तो ख़राब नहीं हो गया। सुसर जी, मेरे पास इतना वक्त नहीं जो आपकी फजूल बातों पर ज़ाया करूं। तो चले असल बात की तरफ आते हैं। वो हाथों को ताली के अंदाज में बजाता मुस्कुराकर अमीन साहब को देखते हुए बोला और अपने बाईं तरफ खड़ी हुरिया की तरफ पलटा, जो बेयकीनी से अपने सामने खड़े अपने शोहर के कड़वे अल्फाज सुन रही थी। अभी सुबह ही तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था वो उससे। सो मिस हूर, मैं असद रज़ा अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर बोला, जैसे न जाने कब से वो उसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। असद प्लीज़ ऐसा मत करें, ऐसा तो मत करें प्लीज़। मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो उसके कदमों में बैठकर हाथ जोड़ते हुए हकला कर बोली। अमीन साहब वहीं सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठे, यूं जैसे आज उनका सारा गरूर खाक में मिल चला था। हाँ, प्यार, और तुमसे? हुरिया अमीन, अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलो। तुम जैसी लड़की से कौन प्यार कर सकता है? कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? ये दाईं तरफ देखो, कभी टिश्यू से ये अपना मेकअप साफ करो और फिर देखो कि तुम्हारे चेहरे पर बना ये दाग देखने वाले को घिन आ जाए। छी! और तुम कहती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करने के लिए साफ शक्ल की ज़रूरत होती है, तुम्हारी तरह नहीं इतना बड़ा दाग लेकर बैठी हो। वो तालियां बजाकर उसके चेहरे पर बने पैदाइशी निशान पर चोट करते हुए तन से भरपूर अंदाज में बोला था। सब बेयकीनी से उसे देख रहे थे कि क्या ये वही असद है जो कुछ दिन पहले तक दुनिया का सबसे अच्छा लड़का बना उनके सामने आया था। हुरिया उसके मुंह से अपने लिए इस तरह के अल्फाज सुनकर वहीं ज़मीन पर सर झुकाए बैठी रही। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे भरी महफिल में उसके ही शोर ने उसे जलील कर दिया है। उसकी आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। असद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यूं मेरी बेटी पर कैसे दाग का ठप्पा लगा सकते हो? बुशरा बेगम उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए बोली थी। बुशरा मामी, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक की बजाय 2 भी थप्पड़ मार लेंगी ना आज, कोई फ़र्क नहीं पड़ना मुझे। तो ये सब सुन लीजिए, गवाह रहना, मैं असद रज़ा हुरिया अमीन को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो सबकी तरफ देखते हुए बोला। अमीन साहब अपने बाएं बाजू को मसलने लगे। चले अम्मी, चलते हैं, अपना काम पूरा हुआ। वो आबदा बेगम की तरफ देखकर बोला, जो कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा कर उसी को देख रही थी। आपी, माहम भागकर हुरिया के पास आई जो बेहोश होकर गिर चुकी थी। नमाज का वक्त निकल जाएगा। माहम, अफराह, उठ जाओ। देखो अगर अब तुम दोनों ना उठी ना तो पानी का भरा जग दोनों पर उंडेल दूंगी। जाए नमाज को फोल्ड करती वो अपनी दोनों बहनों को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसने आगे बढ़कर दोनों के ऊपर से चादर उतार दी और एसी ऑफ कर दिया। आप यार सोने दो ना, पहले ही सारी रात लाइट ने इतना तंग किया, सिर्फ 1 घंटा सो पाई हूँ। माहम दोबारा से अपनी चादर ऊपर लेते हुए बोली। माहम, बुरी बात है, उठो जल्दी से, नमाज पढ़ लो फिर सो जाना। वो उसे प्यार से उठाने लगी। अफराह तब तक उठ चुकी थी। अच्छा, पढ़ लेती हूँ। माहम उठकर बैठी, उसकी आंखें अभी भी बंद हो रही थीं। वो उठी और कमरे के साथ ही बने वॉशरूम में वजू करने चली गई। हुरिया ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। ये रोज़ का मामूल था, वो ऐसे ही उन दोनों को उठाती थी। हुरिया सोफे पर बैठकर कुरान पाक पढ़ने लग गई। आपी, आज सदफ बाजी का निकाह है, कितना मज़ा आएगा ना। मैं तो आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। तीनों नमाज और तिलावत से फारिग होकर अब बेड पर आ बैठी। मैं भी यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, अफराह आराम से बोलकर दोबारा से लिहाफ ऊपर लेने लगी। 1 मिनट, निकाह तो रात को है, तुम दोनों किस खुशी में नहीं जाओगी? पढ़ाई का नुकसान होगा। अफराह, तुम्हारे तो पेपर्स भी नज़दीक हैं, शर्म करो, उठो और तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में वैन आ जाएगी। हुरिया उसका लिहाफ पकड़ते हुए बोली थी। मुझे तो बुखार हो रहा है, या अल्लाह ये चक्कर क्यों आ रहे हैं? माहम अपना सर पकड़ते बोली। क्या हुआ माही, तुम लेटो, मैं पानी पिलाती हूँ। हुरिया उसकी हालत देखकर परेशान हो गई और उसे लिटा दिया। वो भागकर किचन से पानी लाने गई। माही की बच्ची, कितनी बड़ी झूठी है तू, आप ही बेचारी की मासूमियत का फ़ायदा उठा रही हो, देखो कितना परेशान हो गई। अफराह उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोली।
माहम तुमने झूठ बोला ना, ड्रामा कर रही थी ना। जानती हो ना अल्लाह पाक को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। हुरिया हाथ में पानी का ग्लास लेकर कमरे में दाखिल हुई जब अफराह की बात उसके कानों में पड़ी थी। अरे मेरी प्यारी आपी जी, कभी कभी छोटा मोटा झूठ चलता है। माहम बेड से नीचे उतरकर उसके कंधों के गिर्द अपने हाथ बांधते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, झूठ तो झूठ होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। इतनी बड़ी हो गई हो, इतनी समझ नहीं आती तुम्हें? हुरिया उसे हटाते हुए बोली, सारी बातें मुझे ही सुनाओ, उस अफराह को भी कुछ बोलो ना, देखो कैसे सो रही है। माहम सोफे से कुशन पकड़कर अफराह पर फेंकते हुए बोली, जो कि मज़े से सोने की कोशिश कर रही थी। माही की बच्ची, रुक अभी तू। वो गुस्से से उठ बैठी और वही कुशन माहम की तरफ फेंका। माहम उसी वक्त झुक गई और कुशन कमरे से बाहर जा गिरा। सुबह सुबह ये क्या बदतमीजी चल रही है? किसी की रोबदार आवाज़ गूंजी। माफ़ कीजिएगा अब्बू, मजाक कर रही थी। तीनों एकदम तेजी से सीधी खड़ी हो गई और सर पर दुपट्टा ओढ़े नजरें नीची करके बोली, तुम दोनों अभी तक कॉलेज जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? अमीन साहब माहम और अफराह को घूरते हुए बोले, अब्बू वो आज सदफ बाजी का निकाह है तो। माहम हिम्मत करके बोली, वरना अमीन साहब के सामने किसी को बोलने की जुर्रत ना थी। निकाह उसका है, तुम्हारा नहीं, जो यूं मुंह उठाकर छुट्टी कर रही हो दोनों। लगता है बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चलने का फैसला कर लिया है। जैसे इसने 12वीं सी ग्रेड के साथ पास की थी, तुम भी इसी की तरह करोगी। अमीन साहब ने सर झुकाकर खड़ी हुरिया पर तंज का तीर फेंका तो उसका सर मजीद झुक गया। अगले 5 मिनट में तैयार होकर दोनों नीचे पहुंचो। एक तो 4 लड़कियां मिली और वो भी सब की सब निकम्मी, बस बाप के पैसे उड़ाने आते हैं। एहसास नाम तक की चीज़ नहीं है इनमें। बेटा होता तो कम से कम मेरा बाजू तो बनता। वो मुंह में बुड़बुड़ाते नीचे की तरफ चले गए। अब्बू को पता नहीं क्या मसला है। अब उनके नसीब में अगर 4 लड़कियां थीं तो इस सब में हमारा क्या कसूर है? जिंदगी अजीरन कर दी है। अफराह गुस्से से बोलती कमरे में पलटी और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। इसीलिए मैं बोल रही थी कि तैयार हो जाओ। अब्बा का जब पता है तो क्यों फजूल में मौका देना। अब दोनों तैयार होकर नीचे आओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। हुरिया बोलकर बाहर निकल गई। उफ, अच्छी भली छुट्टी बन रही थी। अब्बा भी ना। माहम कॉलेज का यूनिफॉर्म लेकर वॉशरूम में घुसते हुए बुड़बुड़ाई, अब्बा खाने की देगें तो पकना शुरू हो गई हैं। मैं सोच रहा था कि चावलों की 5 और मुर्गी की 2 देगें बहुत होंगी, अगर कम पड़ गई तो। वो मैट्रेस कंधे पर डाले रशीद साहब के पास आया, जो कि हाथ में पकड़े पैसे गिन रहे थे। अर्जलान पुत्र, अल्लाह बेहतर करेगा, तू जल्दी से कुर्सियां लगवा दे, बारात 3 बजे तक आ जाएगी। रशीद साहब माथे पर आया पसीना साफ करते बोले, अब आप अंदर बैठो, देखो कितना पसीना आ रहा है आपको, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं सब संभाल लूँगा। वो उन्हें ज़बरदस्ती अंदर लाया और पंखा चलाकर उसके सामने बिठा दिया। भाई बाहर टेंट वाला आ गया है, मैंने उसको जगह तो बता दी है पर वो आपसे मिलना चाहता है। हामिद उसके पास आकर बोला, रुकिए मैट्रेस यहाँ डाल दूँ, सब खवातीन यहीं रोटी खाएंगी। वो कंधे पर पड़ा मैट्रेस उठाकर ज़मीन पर रखते हुए बोला। हामिद ने उसे बिछाने में मदद दी। चल हामिद, तुम ना हमसायों से 4-5 पंखे पकड़ लाओ, यहाँ हॉल में लगा देंगे ताकि गर्मी का माहौल थोड़ा कम हो। वो हामिद को लिए घर से बाहर निकला। हामिद हाँ में सर हिलाकर दूसरी गली की तरफ मुड़ गया। वो सीधा चलता खुले मैदान में पहुंचा। यहाँ मोहल्ले की सारी शादियों का इंतज़ाम किया जाता था। उसने वहाँ सारा इंतज़ाम करवाया। अम्मी 2 बज चुके हैं, असूलन तो हमें इस वक्त ताया के घर पर होना चाहिए, पर जब तक आपकी बेटियां तैयार ही नहीं होंगी तो हम पहुंचेंगे कैसे? माहम अपना मोबाइल चलाते हुए बोली, मैडम हम तैयार हैं, पर शायद आप अपने मोबाइल में इतना मसरूफ हैं कि इतनी प्यारी हुस्न की परी आपको नजर ही नहीं आई। अफराह हील पहनकर चलते हुए अपने बालों को झटका देते एक अदा से बोली, परी और तुम, ये जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक था मेरी, जो आज अफराह अमीन ने सुनाया। वो अपने पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली थी, अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वो दोनों ज्यादा लड़ती उससे पहले ही दरवाजे पर अतिया की आवाज़ गूंजी, जो अपने 1 साला बेटे को पकड़े अंदर दाखिल हुई। पीछे उसका शोहर आसिफ खड़ा था। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची आ गई। बुशरा बेगम आगे बढ़कर उसके गले मिलते हुए बोली, आप इस भालू को मुझे दे दें। अफराह आगे बढ़कर उसकी गोद में उठाए बेटे को पकड़ते हुए बोली, हटो मेरी डोडो को, तुम जैसी खाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दूर हटो तुम। माहम उसे दूर करते हुए बोली और हादी को गोद में ले लिया, जो कि उन सबको देखकर अजीब अजीब से मुंह बना रहा था। बुशरा बेगम ने दामाद और बेटी को अंदर हॉल में रखे सोफे पर बिठाया। माहम और अफराह वहीं खड़ी हादी के लिए एक दूसरे से लड़ रही थी। 2 साल पहले अतिया की शादी आसिफ से हुई थी। उनका 1 साल का प्यारा सा बेटा था। आसिफ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। अस्सलामुअलैकुम आपी, जीजू
आवाज़ें सुनकर हुरिया बाहर आई। सामने अतिया को देखकर वो खुलकर मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है तुम भी बाहर निकली, जाना कब है? काफ़ी देर हो गई है। अतिया हुरिया से मिलते हुए बोली। आपी अब्बू को कोई काम था, वो बस आने ही वाले हैं, फिर चलते हैं हम लोग भी। माहम बोली। ए हुरिया, ये तुमने क्या गाल पर इतना ज़्यादा मेकअप थोपा हुआ है? अतिया सोफे से उठकर उसके सामने खड़ी होकर बोली तो सभी ने उसकी तरफ देखा। आपी वो दाग छुपा रही थी। वो हाथ मरोड़ते हुए बोली, पागल कहीं की, तुझे क्या लगता है मेकअप लगाने से तेरा दाग छुप जाएगा? डफर, तेरा दाग बहुत गहरा है, बिल्कुल भी नहीं छुपा। और ये इतनी बड़ी सी चादर किस खुशी में ली है? एक तो तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो, ऊपर से ये दाग, और फिर उससे बढ़कर ये बड़ी सी चादर लिए रखती हो। इसीलिए तो जो रिश्ता आता है रिजेक्ट करके चला जाता है। खुद अकल को हाथ मार लो, थोड़ी सी तो मॉडर्न बनो ताकि किसी को पसंद आओ। अतिया उसके गाल पर उंगली लगाकर बेस उतारते हुए बोली। उसके अल्फाज हुरिया के दिल में चुभे थे। अतिया, क्या बकवास बोल रही हो? आसिफ ने उसे चुप करवाते हुए कहा। बुशरा बेगम ने सर झुका लिया। उनके मुताबिक अतिया सही बोल रही थी। अतिया आपी, जो भी रिश्ते आए थे वो हमारी प्यारी सी आपी के लिए सूट नहीं करते थे। अगर कोई सूरत देखकर शादी करेगा, उससे अच्छा है हम खुद इनकार कर दें। अब्बू की गाड़ी बाहर आ गई है तो चले। अफरेहा ने बढ़कर आगे अतिया को सुनाकर हुरिया की तरफ कदम बढ़ाए और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अम्मी इस अफराह को समझाएं, बड़ी बहन से बात करने की तमीज़ ही नहीं। चलें आसिफ, वो अपना पर्स कंधे पर डालते हुए बोली और बाहर निकल गई। बाहर अमीन साहब की गाड़ी में अफरेहा और हुरिया बैठी हुई थी। माहम दूसरी गाड़ी में बैठ गई। वो हादी से बहुत दिनों बाद मिल रही थी तो उसे एक मिनट के लिए भी जुदा नहीं करना चाहती थी। वो हादी के मामले में बहुत टची थी। 1 घंटे में वो रशीद साहब के घर पहुंच गए। एक तो रशीद भाई को इस मोहल्ले में न जाने क्या प्यार लग गया है। एक फटीचर मोहल्ले से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं वो। देखो, इतनी महंगी गाड़ी का सत्यानाश हो गया। अगर खानदान वालों की बातों की परवाह ना होती तो यहाँ कदम भी ना रखता। अमीन साहब अपने सफ़ेद सूट पर पड़ी सिलवटों को हाथ से सही करते हुए बोले। उनकी गाड़ी काफ़ी गंदी हो चुकी थी। वो सब घर के अंदर दाखिल हुए। शुक्र है तुम सब वक्त पर आ गए। रशीद साहब मुस्कुराकर अमीन साहब के गले लगे थे। रशीद भाई, पहले पसीना तो साफ कर लें, मेरा इतना महंगा सूट खराब हो जाना है। वो उन्हें दूर करते हुए बोले तो रशीद साहब का चेहरा एकदम से उतरा। बेटा, तुम सब अंदर चलो और अमीन तुम मेरे साथ चलो। वो उनको अपने साथ लेकर इंतजामात वाली जगह पर पहुंचे जहां पहले से ही खानदान और मोहल्ले के काफ़ी लोग जमा थे। अस्सलाम वालेकुम। अजलान ने जैसे ही उन्हें आते देखा तो भागकर उनको सलाम करने आया। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ, कुछ पंखों के ही इंतजामात कर लो, कितनी गर्मी है। वो अपना चेहरा रुमाल से साफ करते हुए बोले। चाचू, आप यहाँ बैठे। अजलान उन्हें एक तरफ लगी कुर्सियों की तरफ लाया और टेबल पर बिठा दिया और पास पड़ा पंखा उनकी तरफ कर दिया। भाई, अम्मा घर बुला रही हैं, आकर बात सुन जाए। तभी हामिद आया जो कि फुल तैयार था। अजलान उसके साथ घर की तरफ रवाना हुआ। हामिद, कौन कौन आया है? वो अपने बाल पीछे करते हुए बोला। कौन से मतलब, सभी आए हैं। वैसे भाई मैं कैसा लग रहा हूँ? वो अपने कॉलर को ठीक करते हुए बोला। उसने ब्लू सूट जेब तन किया हुआ था, हमेशा की तरह हैंडसम। वो उसके बाल बिगाड़ते हुए बोला। क्या यार भाई, इतनी देर लगी मुझे बाल बनाने में, हद है वैसे। वो मुंह बिसोरते हुए बोला तो अजलान हंस दिया। घर का दरवाज़ा करीब आ गया। अजलान, तू ऐसे ही घूम रहा है? जा बेटा, जल्दी से तैयार हो जा। तेरे कमरे में कपड़े इस्त्री कर दिए हैं मैंने, जा जाकर जल्दी से बदल ले, बारात आने वाली है। बुशरा बेगम किचन से निकलते हुए बोली। जी अम्मा। वो हाँ में सर हिलाता अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगा। माशाल्लाह सदफ बाजी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। सामने पलंग पर रेड गरारा पहने हुए वो बैठी थी। मोहल्ले की पार्लर वाली ने उसका खूबसूरती से मेकअप किया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तीसरे सदफ बाजी, मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा, कहाँ है? किरण कमरे की अलमारी को चेक करते हुए बोली। तीसरे खाने में रखा है। सदफ ने अपने दुपट्टे को सेट करते हुए कहा। उफ, शुक्र है मिल गया। आपके बिना मेरा क्या होगा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। वो मुंह बिसोर कर सदफ के गले लगते हुए बोली। सदफ ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर बोसा दिया। उसका भी किरण के बगैर रहना मुश्किल था। कुछ नहीं होगा, बस तुम ये जो हड हराम हो ना, वो ठीक हो जाओ, देखना एकदम से फुर्ती से काम करने लग जाओगी तुम लोग। माहम हादी के गाल चूमते हुए बोली। लो जी, ये कौन बोली? दुनिया जहान की निकम्मी, एक गिलास तो पकड़ा नहीं जाता। बड़ी आई। अफराह कहाँ चुप रहने वाली थी। चुप करो तुम दोनों, कहीं भी शुरू हो जाती हो, मौका महल भी नहीं देखती। और मेरे बेटे को वापस करो, चुम चुम कर काला कर दोगी इसको। अतिया हादी को उसकी गोद से लेते हुए बोली तो माहम का चेहरा उतर गया। अफराह का कहकहा गूंजा था। हुरिया, पानी या बोतल ला दो, गर्मी की वजह से गला सूख रहा है अब तो मेरा।
अतिया हादी को लेकर पलंग पर बैठते हुए बोली, जी आप ही लाती हूँ। वो जल्दी से बोलती कमरे से बाहर निकली और सीधी किचन में आई, जहाँ बुशरा बेगम काम कर रही थी। ताई जी, पानी या बोतल मिलेगी? अतिया बाजी को प्यास लगी हुई है। वो किचन में दाखिल होते बोली, अरे हुरिया बेटी तुम? हाँ मैं देती हूँ। पानी तो गर्म है और बोतलें खत्म हो गई हैं। तुम ऐसा करो, अजलान या हामिद को बोलो बाहर से ठंडी बोतलें ला दे, बाकी मेहमानों को भी देनी है। वो ग्लास धोते हुए बोली। हुरिया हाँ में सर हिलाकर पलटी। अजलान कमरे में ब्लैक शलवार कमीज पहने जल्दी से बाहर की तरफ निकल रहा था। हुरिया ने उसे देख लिया और फौरन से पीछे बढ़ी उसके। रुकिए अजलान, वो उसके पास आकर बोली। वो जहाँ था वहीं थम सा गया। क्या ये उसी की आवाज़ है? क्या उसने मुझे रोका? वो वहीं खड़ा सोच रहा था जब एक बार फिर उसे अपने करीब से उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो ताई जी कह रही हैं कि बोतलें और ठंडा पानी ला दें, मेहमानों को देना है। वो अपने चेहरे के एक तरफ दुपट्टा करते हुए बोली, जी आप जाएं, मैं अभी ला देता हूँ। वो नज़रें यूं ही झुकाए बड़ी हिम्मत करके बोला। हुरिया हाँ में गर्दन हिलाकर पलट गई। वो अपनी धड़कनों को कंट्रोल करता घर से बाहर निकल गया। कुछ पल के लिए तो उसे यकीन ही ना हुआ कि अभी अभी वो किससे बात करके आया है। थोड़ी ही देर में हामिद बोतलें दे गया। हुरिया माजदा बेगम के साथ मिलकर सबको सर्व करने लगी। बुशरा, तुमने अपनी इस बच्ची का अभी तक रिश्ता क्यों नहीं किया? हुरिया सबको कोल्ड ड्रिंक पिला रही थी जब उसके कान में एक औरत की आवाज़ पड़ी। रिश्ते देख रहे हैं, मुनासिब वक्त पर कर देंगे। बुशरा बेगम ने पहलू बदलते हुए कहा, तुम इसे किसी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ ना। मुझे तो लगता है चेहरे के दाग की वजह से रिश्ते से इनकार हो रहा होगा। मेरी भी एक जानने वाली थी, उसकी बेटी के चेहरे पर गर्म पानी गिर गया था, बिल्कुल ऐसा ही निशान बना था। कई साल तक रिश्ते को इनकार होता रहा। फिर एक डॉक्टर मिला जिसने पता नहीं कौन सी क्रीम दी। कुछ ही महीनों में उसका दाग खत्म हो गया और अगले ही महीने रिश्ता हो गया। तुम भी वहीं लेकर जाओ इसे। वो उन्हें लंबी चौड़ी कहानी सुनाते हुए बोली। हुरिया पास ही खड़ी सब सुन रही थी। कैसी बातें करती हो रजिया, हुरिया बहुत प्यारी है। उसकी शादी जब होनी होगी हो जाएगी इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छे घर में होगी। तुम ये पानी पियो। माजदा बेगम ने ग्लास आगे करते हुए कहा। हुरिया आपी, आपको माहम बुला रही है, ये मुझे दें, मैं कर लेती हूँ। कज़न उसके करीब आकर बोली। हुरिया जबरन मुस्कुराई और ट्रे उसको देकर वहाँ से निकल गई। ऐसी बातें वो तकरीबन रोज़ ही सुनती थी। इन कड़वी बातों को सुनकर ही वो बड़ी हुई थी। इन बातों की वजह ये भी थी कि उसकी गाल पर एक तरफ पैदाइशी ब्राउन कलर का निशान था जो काफ़ी बड़ा था, उसकी आधी गाल को कवर कर लेता था। मुबारक हो माजदा, बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। मरियम बेगम की आवाज़ सुनाई दी। माजदा बेगम उनके गले लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम माजदा बेगम से मुस्कुरा कर बोली। बुशरा बेगम उठकर अपनी बहन को मिली। सहर सबसे मिलकर सामने सदफ के कमरे की तरफ आ गई। कैसे हो असद? वो एक तरफ खड़े असद के पास आकर बोला। नहीं, मुझे बताओ, इतनी गर्मी में शादी रखने की क्या ज़रूरत थी? वो अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करते बोला। बाजी के ससुराल वालों के कहने पर जल्दी करना पड़ी। तुम यहाँ बैठो, पंखे से पसीना खत्म हो जाएगा। वो इसलिए एक तरफ रखी कुर्सी के पास उसे ले आया। ओह शुक्र है। तुम्हें पता है 1 मिनट एसी के बगैर नहीं रहा जाता। ऑफिस हो या घर, हमेशा एसी चला होता है। वो चेहरे को रुमाल से साफ करते हुए बोला। अजलान ने बस सर हिलाने पर इत्तफा किया। असद भाई क्या बात करते हैं? याद नहीं इसी मोहल्ले में हमारे घर के साथ ही आपका घर होता था? सिर्फ 1-1.5 साल पहले ही तो शिफ्ट हुए हैं आप। सारी जिंदगी इसी गर्मी में गुजारी है। वैसे मुझे भी उस छड़ी का नाम तो बता दें जिसे इस्तेमाल करके अब रातों रात इतने अमीर हो गए और खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। हामिद जो कि थोड़ी दूर ही खड़ा असद की बातें सुन रहा था, आखिर में उसके पास आकर हंसते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं हराम का पैसा कमाता हूँ? असद गुस्से से कुर्सी से खड़ा हो गया। असद, तुम इस पागल की बातों को इग्नोर करो, यहाँ बैठो, मैं पानी भिजवाता हूँ। हामिद चलो तुम मेरे साथ। अजलान ने सिचुएशन को संभाला और हामिद को लिए एक तरफ बढ़ा। क्या बकवास कर रहे थे तुम? अजलान हामिद के सर पर थप्पड़ मारते हुए बोला। वो जो बोल रहे थे क्या वो ठीक है? सच ही तो बोला। 2 साल पहले तो यहीं रहते थे, अब यूं अमीरों वाले तरीके अपनाने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी भाई सोचें, इतने थोड़े से अरसे में वो कैसे इतने अमीर हो गए? हामिद के लहजे में उसका तजस्सुस नज़र आ रहा था। उसने किस तरह कमाया ये देखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो हमारा मेहमान है और कज़न भी, और तुमसे बड़ा है। अब मैं तुम्हें कभी भी उससे बदतमीजी करते हुए ना देखूं। छोटे हो तो छोटों की तरह ही बिहेव करो, बारात की अच्छे से खातिरदारी करो। चलो मेरे साथ। अजलान उसे डांटते हुए बोला।
बारात पहुंच गई थी। खुशगवार माहौल में निकाह हुआ। निकाह के बाद खाना लगाया गया। अब बारी रुखसती की थी। सबने अपनी दुआओं के साए में सदफ को रुखसत किया। रुखसती के वक्त सबसे ज्यादा किरण और हामिद रोए। तकरीबन सभी मेहमान चले गए थे। सिर्फ अमीन साहब और मरियम बेगम की फैमिली बची थी, जो कि हॉल में बैठे थे। रशीद भाई, अगर आपके पास पैसों की कमी थी तो मुझे बोल देते, मैं दे देता। कितना बुरा खाना बनवाया आपने, सिर्फ मुर्गी और चावल। क्या शादियों पर इस तरह के खाने मिलते हैं? अमीन साहब कुर्सी पर बैठे रशीद साहब से मुखातिब हुए। सब जो आपस में बातें कर रहे थे एकदम से चुप हो गए और अमीन साहब की तरफ मुतवज्जो हुए। क्या हुआ अमीन, सब अच्छे से हो तो गया? रशीद साहब चेहरे पर जबरन मुस्कुराहट लाकर बोले, अच्छे से? ये अच्छे से हुआ है? मेरे बराबर में जितने भी आदमी बैठे थे सभी बातें बना रहे थे। और इतनी बड़ी फैमिली क्यों ढूंढी? बिल्कुल ही लो क्लास के थे। और इतनी बुरी फैमिली क्यों ढूंढी? बिल्कुल ही लो क्लास के हैं, जिन्हें ना खाने की तमीज ना बैठने की। अमीन साहब गुस्से से बोले, ये कैसी बातें कर रहे हो अमीन? लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी भी करता है, सबसे ज्यादा अहम बात शरीफ है। रशीद साहब नर्म लहजे में बोले, अच्छी नौकरी, वो तो मैं देख ही चुका हूँ। किस तरह का लिबास रेबतन किए हुए था वो, और आप इसे खानदानी कहते हैं? वो तंजिया अंदाज में बोले, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं खालू, मुझे तो लड़के का किरदार मशकूक ही लगा। उसका अब्बा भी काफी अजीब लग रहा था। असद सीधा होकर बोला, जब सब कुछ खुद छुप छुपा कर किया हो तो ऐसे ही होता है। क्या जाता अगर आप मुझे बुलवा लेते? मेरे करीबी में एक लड़का काफी अमीर और शरीफ था, उसका रिश्ता आ जाता। पर नहीं, आपने हमें पराया किया, एक दफा भी नहीं पूछा। और अब इस तरह की रोटी पकाकर नाक ही कटवा दी। पैसे कम थे तो मांग लेते। अमीन साहब गुस्से से भरे अंदाज में बोले। रशीद साहब सर झुका गए। हुरिया माजिदा बेगम के साथ मिलकर सबको चाय दे रही थी। अजलान एक तरफ चारपाई पर बैठा कब से सारी बातें सुन रहा था। जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो उठा और उनके सामने आन खड़ा हुआ। चाचू, मेरी बहन के नसीब में जो था वो उसे मिल गया। अब वो अच्छा है या बुरा, ये तो अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं जानता ना। वो लड़का, उसका किरदार जैसा भी हो, उस पर हमें यूं बात करने का कोई हक नहीं। और आपकी इत्तला के लिए बता दूं, वो लड़का मेरे करीबी दोस्त का खालाजाद कज़न है। मैं अपनी बहन के मामले में इतना लापरवाह नहीं हूँ जो लड़के की पूछ गूछ ना करवाऊँ। सब तस्दीक के बाद ही हमने हाँ की। और जहाँ तक बात रही रोटी की, तो खुदा का शुक्र है, जितनी हमारी हैसियत थी उसके मुताबिक बहुत अच्छी रोटी बनी और कोई एक भी भूखा नहीं गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अब्बा ने रिश्ता तय करने से पहले आपको फ़ोन किया था ताकि आप खुद भी सब देख लें, पर आप बहुत मसरूफ़ थे, तो अब ये गिला करना बनता नहीं। वो बहुत ही संजीदगी से नर्म लहजे में बोला, जो कि उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। वो हर बात में हाइपर नहीं होता था, अपनी बात बहुत ही संजीदगी से रखता, जिससे किसी को बुरा भी ना लगे। अमीन साहब ने उसकी बात पर अपना पहलू बदला, क्योंकि वो जानते थे जिस दिन रशीद साहब ने फ़ोन किया था वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करने गए थे बाहर। भाई साहब, इन बातों को छोड़ें और चाय पिएं। माजिदा बेगम ने चाय का कप उनको पकड़ाया। एक तरफ बैठी सहर मुस्कुराकर अजलान की बातें सुन रही थी, जो अब बोलकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। चेहरे पर हजारों सोचें चल रही थी जब अपने करीब से वही खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी, चाय। उसकी आवाज़ बिल्कुल करीब से आई थी। शुक्रिया, उसने नज़रें झुकाई ही चाय पकड़ कर कहा। हुरिया वापस पलट गई। चलें भाई साहब, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई। अमीन साहब खड़े होकर बोले। सब एक दूसरे से मिल रहे थे। अल्लाह हाफिज़ अजलान भाई, वैसे बहुत अच्छा बोलते हैं आप। माहम उसके पास आकर हंसते हुए बोली। वो बस मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते हुए अनजाने में उसकी नज़र सामने किरण से गले मिलती हुरिया पर पड़ी। कुछ पल के लिए तो वो ट्रांस की कैफियत में खड़ा रहा और उसे तकता रहा, जैसे कितने अरसे बाद उसे देख रहा हो। आज भी वो 2 दफ़ा मुखातिब हुई, पर उसने एक दफ़ा भी उसकी तरफ नहीं देखा था। अपनी बेखुदी पर खुद को कोसता हुआ वो अपनी निगाहें फेर गया। सब जा चुके थे। ये रशीद साहब का घर था, जो कि काफ़ी पुराना था। यहीं वो अपने माँ बाप और भाई के साथ रहते थे। माँ बाप की वफ़ात तो काफ़ी साल पहले ही हो गई थी। रशीद साहब सबसे बड़े थे। उनकी शादी माजिदा बेगम से हुई। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़ी सदफ थी। दूसरे नंबर पर अजलान, जिसने MBA किया था और अभी नौकरी की तलाश में भटक रहा था। तीसरे नंबर पर हामिद था, जिसने इसी साल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में एडमिशन लिया था।
اور آخر میں کرن تھی جو کہ FSC کر رہی تھی اور سب کی لاڈلی بھی تھی۔ رشید صاحب کے بعد امین صاحب آتے تھے جن کی شادی بشرا بیگم سے ہوئی اور ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی عطیہ تھی، دوسرے نمبر پر حوریہ جو کہ 12ویں کے بعد ہی گھر بیٹھ گئی تھی، تیسرے نمبر پر افراح تھی جو کہ ماجد کی یونیورسٹی میں اسی کی کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس کے بعد ماہم آتی تھی جو FSC کر رہی تھی، وہ اور کرن دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔